अच्छा, सो इनहेरिटेंस जो है एज वी सेड के ये एक और पावरफुल फीचर है क्लासेस का। इससे पहले हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि कोई यूनिट जो है वो किसी और यूनिट को इनहेरिट कर सके। सो दैट इज द फर्स्ट टाइम दैट सच कैपेबिलिटी इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक क्लास जो है वो दूसरे क्लास को इनहेरिट कर सकती है। इनहेरिटेंस में जो चाइल्ड क्लास है उसको पेरेंट क्लास के जो फीचर्स हैं वो ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। सो इफ there is a parent class and that parent class, let's say, can eat, walk and drink। अगर ये इसके फीचर्स हैं कि ये तीन काम कर सकता है एंड वी हैव अ चाइल्ड क्लास व्हिच इज इनहेरिटेड फ्रॉम दिस, तो इसको हम चाइल्ड क्लास कहेंगे। सो अगर इसके अपने कोई फीचर्स नहीं है तो इट मीन्स कि ऑटोमेटिकली ये चाइल्ड जो है ये ईट कर सकता है, वॉक कर सकता है और ड्रिंक कर सकता है, बिकॉज इट हैज़ इनहेरिटेड दीज फीचर्स फ्रॉम इट्स पेरेंट। और इसके अलावा मे बी इट हैज़ सम एडिशनल फीचर्स ऑल्सो। अगर हमने चाइल्ड के साथ यही तीन फीचर्स यूज करने थे तो फिर तो शायद चाइल्ड बनाने की जरूरत ही नहीं थी। तो द चाइल्ड मस्ट हैव सम एडेड फीचर्स ऑल्सो। सो लेट्स से दिस चाइल्ड क्लास कैन ड्राइव ऑल्सो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये पेरेंट क्लास है जिसके अंदर ये तीन फीचर्स थे, ये चाइल्ड क्लास है और चाइल्ड क्लास के अंदर चार फीचर्स हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ एक मेंशन की है क्योंकि इट इज अंडरस्टूड कि ये तीन फीचर्स जो हैं ये इसने इनहेरिट कर लिए। जब हमने इन दो क्लासेस के बीच में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया, सो व्हाटएवर द पेरेंट हैज इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड टू द चाइल्ड। पेरेंट का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेट्स से दिस P1 इज ऑफ टाइप पेरेंट, तो P1 के अंदर जो है ये तीनों कैपेबिलिटीज जो है होंगी। अगर हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाए P2 ऑफ टाइप पेरेंट, सो P2 विल आल्सो हैव दीज थ्री कैपेबिलिटीज, इट कैन ईट, वॉक एंड ड्रिंक। इसके मुकाबले में अगर हम चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएं, लेट्स से C1, सो C1 इज गोइंग टू हैव ऑल द फोर कैपेबिलिटीज। इट कैन हैव द फीचर ऑफ ईटिंग, वॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स चाइल्ड क्लास के बनाएंगे उन सब के अंदर ये चार फीचर्स की कैपेबिलिटी होगी। ठीक है जी। हेलो। यस सर। अच्छा, तो मेन जो क्वेश्चन है कि हमें इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ी ही क्यों, हमें क्यों ये जो है हम ये काम भी कर सकते थे कि पेरेंट क्लास अगर हमें P1 P2 चाहिए तो उसके अंदर अलग से ये तीन फीचर्स डिफाइन कर देते, और अगर हमें ये चार फीचर्स चाहिए चाइल्ड के अंदर तो उसके अंदर अगेन ये चीज़ें हम रीडिफाइन करते। सो बेसिकली उससे क्या होता, अगर हम ये काम करते कि हमारे पास यहाँ पे पेरेंट क्लास होती और पेरेंट क्लास जो है इट कैन ईट, ड्रिंक एंड वॉक, और हमारे पास यहाँ पे चाइल्ड क्लास है, और ये चाइल्ड क्लास यानी लेट्स से पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप नहीं है, हमने जस्ट इनको नाम पेरेंट और चाइल्ड का दिया हुआ है। सो इट कैन ईट, ड्रिंक, वॉक एंड ड्राइव। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये तीन फीचर्स जो हैं ये हमने ऑलरेडी डिफाइन किए हुए थे इस क्लास के लिए, हमने उसकी डुप्लीकेशन कर दी। तो पहला मसला क्या आ गया कि कोड डुप्लीकेशन का आ गया। ठीक है, और डुप्लीकेशन होगी तो क्या होगी, आपकी कोड की रीयूजेबिलिटी जो है वो लो हो जाएगी। जितना आप ज़्यादा डुप्लीकेट करोगे उतना एग्जिस्टिंग कोड कम यूज होगा। तो ये तीन फीचर्स एक ही तरह काम करते हैं, लेकिन आपने उसको डुप्लीकेट कर दिया। अब आपके पास कोड की दो कॉपीज हैं और उससे कोड के अंदर इनकंसिस्टेंसीज आ सकती हैं। क्योंकि अगर आपने ईटिंग का प्रोसेस जो है उसका फीचर जो है उसको मॉडिफाई करना है तो आपको यहाँ पे भी चेंजेस करनी पड़ेंगी, यहाँ पे भी करनी पड़ेंगी। अगर आप एक जगह पे करेंगे दूसरे पे नहीं करेंगे तो आपका कोड जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, वो ईटिंग का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट हो जाएगा जब आप चाहते हैं कि वो एक जैसा हो। तो हमारे पास ये इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं कि
अगर हम इनहेरिटेंस ना यूज करें कि कोड की डुप्लीकेशन होगी, रीयूजेबिलिटी कोड की कम हो जाएगी, उसकी रीयूजेबिलिटी जब कम होगी तो साथ में उसकी रीडेबिलिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, और उस वजह से आपका कोड जो है वो इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स अगर हम इस तरह की सिचुएशन में ये इनहेरिटेंस ना यूज करें। ये जो पेरेंट क्लास है इसके लिए और भी नाम यूज होते हैं, मसलन इसको सुपर क्लास भी कह सकते हैं, और उस केस में हम इसको सब क्लास जो है वो कह सकते हैं। जो चाइल्ड है उसको सब कह सकते हैं और जो पेरेंट है उसको सुपर क्लास कह सकते हैं। इसके अलावा जो है और जो इनके नाम है वो इसको चाइल्ड क्लास को आप डिराइव्ड क्लास भी कह सकते हैं और इसको बेस क्लास भी कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट नाम है, आप पेरेंट चाइल्ड कह लें, सुपर सब कह लें, या बेस एंड डिराइव्ड कह लें, दीज आर द डिफरेंट नेम दैट मीन एग्जैक्टली द सेम। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो हमें पर्टिकुलरली जो इनहेरिटेंस से फायदा होता है वो इस तरह से होता है कि समटाइम्स हमें मल्टीपल क्लासेस के अंदर एक ही तरह के फीचर्स चाहिए होते हैं। मसलन अगर हमारे पास यूनिवर्सिटी के लिए हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसमें हमने यूनिवर्सिटी के सारे लोगों का डेटा रखना है, तो लेट से अगर मेरे पास स्टूडेंट की भी एक क्लास होगी, ठीक है, जिसके अंदर जिसके जितने स्टूडेंट्स हैं हर एक का एक एक ऑब्जेक्ट बनेगा और वो सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स को रिप्रेजेंट करेगा। हमारे पास फैकल्टी की भी क्लास बनेगी, हमारे पास स्टाफ की भी बनेगी, एडमिन की भी बनेगी। तो ये डिफरेंट क्लासेस जो हैं ये हमें बनानी पड़ेंगी। तो लेट से अगर हम यहाँ पे एक क्लास बना लें स्टूडेंट की, ठीक है, लेट से हमने स्टूडेंट से स्टार्ट लिया, तो स्टूडेंट के अंदर क्या होना चाहिए, हमारे पास स्टूडेंट का एक नाम हमारे पास होना चाहिए। स्टूडेंट जो है उसकी उसका लेट से CNIC हमारे पास होना चाहिए, उसका डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है, सेमेस्टर होना चाहिए और GPA होना चाहिए। जी ठीक है, तो ये हमने स्टूडेंट क्लास डिफाइन कर दिया है कि हमारा स्टूडेंट जो है वो ये उसके डेटा मेंबर्स होंगे और इसी तरह के इसके कुछ मेंबर फंक्शंस भी होंगे। फिर हम सोचते हैं कि अच्छा अब फैकल्टी की क्लास किस तरह की होगी, तो यहाँ पे हमने फैकल्टी की क्लास बनाई। फैकल्टी की क्लास में हमने सोचा कि अच्छा इसके क्या फीचर्स हो सकते हैं, तो हमें पता चला कि इसका भी एक नाम लाजमी होना चाहिए, CNIC भी इसकी होनी चाहिए। डिग्री प्रोग्राम इसका नहीं होगा, इसका जो है वो डिपार्टमेंट होगा, इसका जो है स्केल या रैंक होगा, लेट्स कॉल इट स्केल, ठीक है, और इसका जो है लेट्स से सब्जेक्ट्स दैट दिस पर्सन कैन टीच। तो ये हमारे पास फैकल्टी के फिर वो आ गए। यहाँ पे हमारे पास जो है लेट्स से स्टाफ है, ठीक है, स्टाफ का भी नाम होगा, CNIC होगा, स्केल स्टाफ का भी होगा और डिपार्टमेंट भी स्टाफ का जो है वो होगा कि वो किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और सब्जेक्ट उनका नहीं होगा, उसके अलावा उनका जो है लेट से कोई स्पेसिफिक रोल होगा कि ये स्टाफ मेंबर जो है ये किस रोल के लिए है। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर हम जो बात कर रहे थे कि अगर हम इनहेरिटेंस ना यूज करें और हम इन तीन क्लासेस को अलग अलग डिफाइन करें जैसे हमने यहाँ पे किया है, तो नेम जो है वो तीनों के अंदर रिपीट हो रहा है, ये डुप्लीकेशन है। अगर कल को मैंने नेम जो है उसके लिए कोई पॉलिसी डिफाइन करनी है कि नेम जो है वो लेट से 10 कैरेक्टर्स से कम नहीं होना चाहिए, नेम के अंदर जो है स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, whatever the rules that I introduce for this particular attribute, वो मुझे इसके मेंबर फंक्शन में भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा और यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक दिस एट्रीब्यूट्स आर डुप्लीकेटेड, इनके जो मेंबर फंक्शंस होंगे जिसके थ्रू हम नेम की वैल्यू लेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे या नेम की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, जो भी इससे रिलेटेड मेंबर फंक्शंस होंगे उन सारे फंक्शंस को भी डुप्लीकेट होना पड़ेगा। तो हमारा काफ़ी सारा कोड जो है वो डुप्लीकेट होगा। और कल को अगर हमने नेम की पॉलिसी को चेंज करना है, मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन नेम को 10 की जगह 8 करना है, तो हमें तीनों क्लासेस के अंदर जाके ये चेंज करना पड़ेगा। द सेम वे यहाँ पे हमारे पास CNIC जो है ये एग्जैक्टली एक ही चीज़ है, इसको स्टोर करना है, इसको रिट्रीव करना है, इसको मॉडिफाई करना, वो सारे फंक्शंस जो है तीनों क्लासेस के अंदर एक जैसे होंगे।
उसके बाद आप देखें तो ये नीचे वाले तीन जो हैं ये स्टूडेंट के लिए डिफरेंट हैं, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो आपको यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, सब्जेक्ट आपको यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, और फिर ये दोनों जो है ये फैकल्टी और स्टाफ के लिए भी डिफरेंट हैं। तो ऑल्दो तीनों क्लासेस कंप्लीटली एक जैसे नहीं है, अगर ये कंप्लीटली एक जैसे होते फिर तो हमें तीन क्लासेस बनाने की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो हम एक क्लास बनाते और उसी के सारे ऑब्जेक्ट्स बना लेते। लेकिन डिफरेंस है, दैट्स व्हाई वी हैव थ्री क्लासेस, सो एटलीस्ट देयर माइट बी सम डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट वन फीचर, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंट है। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि ऑल्दो वो डिफरेंस है लेकिन काफी सारे फीचर्स जो हैं वो एक जैसे हैं। तो इस प्रॉब्लम को इनहेरिटेंस जो है वो रिजॉल्व कैसे करता है कि हम सबसे पहले एक मेन एक क्लास बनाएंगे, एक पेरेंट क्लास बनाएंगे या बेस या सुपर क्लास बनाएंगे, और उसको लेट से हम कह देते हैं कि इस क्लास का नाम है, या एम्प्लॉय जो है वो नहीं रखते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स में, सो लेट से हम इस क्लास को पर्सन कह देते हैं। ठीक है, पर्सन के अंदर हमने डिफाइन किया कि एक पर्सन जो है उसका एक नाम होगा, उसका एक CNIC होगा, और तीनों के अंदर यही कॉमन है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है हमने ये क्लास एक बना ली, और हमें पर्सन के ऑब्जेक्ट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाएं, बल्कि इनफैक्ट इनहेरिटेंस में मोस्टली पेरेंट क्लास जो है उसके डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाते, क्योंकि हमें पर्सन्स नहीं चाहिए यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर, हमें स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ चाहिए। तो हम पर्सन से इनहेरिट करेंगे एक और क्लास, और उसको हम नाम देंगे स्टूडेंट का, और स्टूडेंट के अंदर हम डिफाइन करेंगे डिग्री प्रोग्राम, सेमेस्टर एंड GPA। तो इससे क्या हुआ, हमने ये इनहेरिटेंस कोड के थ्रू ये कंपाइलर को ये चीज़ जो है वो समझा दी कि ये जो क्लास है स्टूडेंट, दिस इज बेसिकली द चाइल्ड ऑफ द क्लास पर्सन। तो हमने उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि नेम, CNIC और इसके साथ जो मेंबर फंक्शंस थे जिसके थ्रू हम इन नेम और CNIC को हैंडल कर रहे थे, मतलब इसकी जो चेंजेस हैं, इसको मॉडिफाई करना, इसको प्रिंट करना, वो सारी चीज़ें, वो सारे हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिट्रीव हो गए, हमें उसको यहाँ पे रीडिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने सिर्फ ये तीन फीचर्स डिफाइन किए, लेकिन ये दो जो है वो उसने इनहेरिट कर लिए जस्ट बिकॉज द स्टूडेंट क्लास इज अ चाइल्ड ऑफ द क्लास पर्सन। इसी तरह से हम इससे इनहेरिट करेंगे एक और क्लास, और ये क्लास जो है इसको हम लेट से नाम दे देते हैं फैकल्टी। अब फैकल्टी के अंदर भी नाम और CNIC था, तो वो भी हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसका डिपार्टमेंट क्या है, स्केल क्या है और सब्जेक्ट क्या है, तो ये आ जाएगा। इस तरह से हम इसकी एक और क्लास यहाँ पे इनहेरिट इससे कर देंगे, और उसमें क्या होगा, यहाँ पे हम इसको कह देंगे स्टाफ, और स्टाफ के अंदर होगा स्केल, डिपार्टमेंट और रोल। तो इस तरह हमने क्या किया, ये जो तीन फीचर्स थे, ये जो दो फीचर्स थे, इसको हमने यहाँ पे कॉमन डिक्लेयर किया, इसके मेंबर फंक्शंस को यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे, और वो सारी कैपेबिलिटी जो है वो इन तीनों क्लासेस को ऑटोमेटिकली रिट्रीव हो जाएगी। तो हमारे पास ये जो चीज़ें डुप्लीकेटेड थी, इसको हमने एक जगह पे कोड किया, और अब उसको तीन क्लासेस अलग अलग यूज़ करेंगी। हमें पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फैकल्टी का बनाएंगे, स्टाफ का बनाएंगे, और तीनों के ऑब्जेक्ट्स के अंदर उनके नाम भी होंगे और उनके CNIC भी होंगे। ठीक है, तो हमने इनहेरिटेंस के लिए ये जो एक मेन पेरेंट क्लास है ये इसलिए डिफाइन की ताकि जो कॉमन चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकें। इनफैक्ट इससे भी हमारे पास एक बेहतर सोल्यूशन ये होता कि हम ये जो दो क्लासेस हैं इनको भी इस तरह से ना लिखें। इनफैक्ट यानी यहाँ पे हम इनहेरिटेंस तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास कोड के अंदर डुप्लीकेशन है, क्योंकि आपने देखा कि स्केल, डिपार्टमेंट वगैरह और वो चीज़ें रिपीट हो रही थी। सो अ बेटर अप्रोच वुड बी कि हमारे पास डुप्लीकेशन और भी कम हो जाए, और उसके जो दूसरे नुकसान आते हैं, इनकन्सिस्टेंसी और कोड रीडेबिलिटी इश्यूज, वो और भी कम हो जाए। तो यहाँ पे हम एक और क्लास डिफाइन कर सकते हैं जिसको हम कहेंगे एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्लास के अंदर हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि एम्प्लॉय का क्या होगा, इसका एक स्केल होगा, इसका एक डिपार्टमेंट होगा,
अगर आप देखें तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की ये जो फैकल्टी और स्टाफ है, इनके अंदर यही दो फीचर्स कॉमन है इन दो को छोड़ के। तो हमने वो दो यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर डिफाइन कर दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और लेवल ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा फैकल्टी। फैकल्टी के अंदर हम एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर देंगे सब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारा एक और क्लास आ जाएगा स्टाफ, और स्टाफ के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट, एक फीचर डिफाइन कर देंगे रोल। तो इस तरह से ये हमारा पूरा जो है जो हमारा प्रॉब्लम है ये उसका एक उसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई है, हमने उसको डिज़ाइन कर दिया है अपने सोल्यूशन को, और आप आगे हम अगर इसको कोड कर लेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन है वो कोड हो जाएगा। तो ये जो है हम अब अगला काम क्या बचा है कि हम इस डिज़ाइन को कोड में कन्वर्ट करें। ये जितने भी हमने यहाँ पे फीचर्स लिखे हैं इनको डेटा मेंबर्स बनाएं अपने रिस्पेक्टिव क्लासेस की, जो हमारे रिक्वायर्ड मेंबर फंक्शंस है वो इसके अंदर डालें, और हमारा काम जो है वो चल पड़ेगा। इसमें हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, हम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो ये हमने सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस किए थे ताकि हमारे जो कॉमन चीज़ें हैं वो इनके अंदर हम डिफाइन कर सकें। तो हमारा जो ये वाला सोल्यूशन था, चाहिए हमें यही तीन क्लासेस स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, और हम आगे इन्हीं तीन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, क्योंकि अगर हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देयर डजंट मेक एनी सेंस किस तरह का एम्प्लॉय। तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम कौन से एम्प्लॉय की बात करें, फैकल्टी की या स्टाफ की। इसी तरह से अगर हम एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाएं तो यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर एक पर्सन का ऑब्जेक्ट होने या ना होने से हमें कोई फायदा नहीं होता कि कोई बंदा है तो उसका कोई नाम है और उसका कोई CNIC है। इससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा कि ये फैकल्टी है, स्टाफ है, स्टूडेंट है, इसके क्या यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर इसका क्या रोल है। तो पर्सन का ऑब्जेक्ट हमें बनाने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हम ऑब्जेक्ट्स उसी तरह से सिर्फ इन तीन क्लासेस का बनाएंगे, लेकिन इनहेरिटेंस के लिए हमने ये दो क्लासेस ऊपर की इंट्रोड्यूस की, और उससे हमें क्या फायदा हुआ कि वो चीजें जो हम डुप्लीकेट कर रहे थे इन सारे क्लासेस के अंदर, वो अब डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ सर जी, इसके लिए कोई क्या यूज करेंगे सर? जी सर ये किस तरह एक्सटेंड करेंगे? कोड को छोड़े वो अगली क्लास में कर लेंगे, फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझे कि ये हम इसकी जरूरत क्यों है और इसको हम करते किस तरह है कॉन्सेप्चुअली। सर वो समझ आ गए। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब जब हम यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेट से यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि स्टूडेंट S1, ये मैंने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी जो मिलेगी उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एक स्पेस होगी नेम के लिए। ये इसका डेटा मेंबर है नेम, क्योंकि हमने बात की कि वो इसके अंदर डिफाइन नहीं है बट इसको पेरेंट से इनहेरिट होके मिला। इसके अंदर एक और डेटा मेंबर होगा, ये नेम, CNIC, डिग्री प्रोग्राम, सेमेस्टर, और इस तरह से GPA जो है, ये सारा इसके अंदर ये स्पेस इसको मिलेगी। द सेम वे अगर हम फैकल्टी का ऑब्जेक्ट बनाएं तो उसको नेम, CNIC, स्केल, डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट जो है ये उसके डेटा मेंबर्स होंगे, और अगर हम स्टाफ का बनाएं तो नेम, CNIC, स्केल, डिपार्टमेंट और रोल जो है ये इसको असाइन हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर जितने मेंबर फंक्शंस होंगे वो भी आप स्टूडेंट के ऊपर कॉल कर सकते हैं, और एम्प्लॉय जो के अंदर जितने हैं वो भी स्टाफ और फैकल्टी के ऊपर कॉल कर सकते हैं। तो मसलन ये ऐसा है कि मेरे पास यहाँ पे अगर ये एक क्लास है A, और इसके अंदर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है F1, ठीक है, और इस क्लास से मैंने नीचे ये दो क्लासेस जो हैं ये चाइल्ड क्लासेस इसकी डिफाइन कर ली हैं। दिस इज क्लास B एंड दिस इज क्लास C। ठीक है, दोनों B और C क्लासेस जो हैं ये A को इनहेरिट करती हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ वो समझाने के लिए ये कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ऊपर सिर्फ
डेटा मेंबर्स की बात की, नीचे मैं यहाँ पे सिर्फ फंक्शन की बात कर रहा हूँ। बेसिकली हम जब इनहेरिटेंस यूज करेंगे तो पेरेंट क्लास के अंदर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस दोनों होंगे, तो जब आप चाइल्ड क्लास बनाएंगे तो उसको दोनों चीजें इनहेरिट हो जाएंगी। मैं जस्ट उसको छोटी स्पेस में समझाने के लिए आपको इन दोनों को अलग अलग जो है वो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि बी, तो ये मैंने बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया नेम्ड एज स्मॉल बी, और अगर यहाँ पे मैं लिखूँ फंक्शन b.f1 तो ये फंक्शन अपना काम कर जाएगा, ये मुझे कोई मसला नहीं देगा। और दो मैंने यहाँ पे f1 फंक्शन डिफाइन नहीं किया, लेकिन b के ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं f1 का फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, द सेम वे अगर मैं c क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो आई कैन कॉल इन द सेम फंक्शन ऑन दिस ऑब्जेक्ट c, और ये यहाँ पे भी उसी तरह से काम करेगा। तो इस तरह से ये फंक्शन जो हमें b और c दोनों जगह पे चाहिए था, इसको हमने a क्लास के अंदर डिफाइन किया, b और c को इनहेरिट किया उससे, और b और c के अंदर दोनों के अंदर ये फंक्शन जो है हमें अवेलेबल हो गया। हमने इसको a क्लास के अंदर कोड किया विच इज a, और वो हमें अब b और c के साथ एक्सेसिबल है। जैसे मैंने आपको कहा कि जनरली हम a का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, लेकिन अगर हम a का ऑब्जेक्ट अगर हमें ज़रूरत है तो टेक्निकली हम बना सकते हैं, हमें कोई उसका एरर नहीं मिलेगा। तो अगर ये हमने a क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया तो हम यही फंक्शन a क्लास के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं। तो ये जो f1 फंक्शन है ये हमने a क्लास के अंदर डिफाइन किया, और ये हमें a, b और c तीनों तीनों के ऑब्जेक्ट्स के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। यस सर। अच्छा, इनहेरिटेंस जो है ये मल्टी इनहेरिटेंस भी हो सकती है। ठीक है, और इसका मतलब या तो ये हो सकता है कि हमारे पास अगर ये एक पेरेंट क्लास है a, तो जैसे आपने नीचे देखा कि a जो है इससे मल्टीपल, और ये काफ़ी कॉमन सिनारियो है कि a जो है उससे काफ़ी ज़्यादा जो है आपको मल्टीपल क्लासेस जो है वो उसको इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये भी हो सकता है कि ये जो क्लास है लेट्स नेम देम एज बी, सी एंड डी, ये जो क्लास है डी, इसको लेट्स से कि एक और क्लास से भी ये इनहेरिट हुआ है एंड दैट इज ई। ठीक है, अब ये जो क्लास डी है ये एक यूनिक इनहेरिटेंस का जो है एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे डी जो है उसके दो पेरेंट्स हैं। द सेम वे एनी क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ पेरेंट्स। लेट्स से यहाँ पे एक और क्लास है एफ, और डी जो है अगर हमने उसको एफ से भी इनहेरिट कर लिया तो ये इसका भी चाइल्ड हो जाएगा। उस केस में क्या होगा कि ए के अंदर जितने मेंबर फंक्शंस हैं और जितने डेटा मेंबर्स हैं वो भी डी को मिल जाएंगे, ई के अंदर जितने डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन है वो भी डी को मिल जाएंगे, और एफ के अंदर जितना कुछ है वो भी इसको मिल जाएंगे, और हम जितने और क्लासेस का इसको चाइल्ड बनाते जाएंगे वो सारे कुछ जो है वो डी को मिलता जाएगा। बी और सी जो है इनको सिर्फ वही चीज़ मिलेगी जो ए के अंदर जो कुछ है, जो डेटा मेंबर्स हैं और जो मेंबर फंक्शंस हैं वही बी और सी को मिलेंगे, लेकिन ये डी जो है इसको ए का सारा डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन भी मिलेंगे, ये भी सारा मिलेगा और ये भी सारा मिलेगा। ठीक है, सो वन क्लास कैन बी चाइल्ड ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लासेस, जितनी क्लासेस का आप उसको चाइल्ड बनाएंगे उन सब के फीचर जो हैं वो इसके अंदर आते जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास इनहेरिटेंस जो है वो मल्टीपल लेवल्स पे भी जा सकती है। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में भी देखा कि हमारे पास यहाँ पे हमने ये जो एग्जांपल की बात की, हमारे पास पेरेंट का चाइल्ड है एम्प्लॉय और फिर एम्प्लॉय के चिल्ड्रन है फैकल्टी एंड स्टाफ। तो इस तरह भी हमारे पास मल्टी इनहेरिटेंस हो सकती है कि ए का चाइल्ड है सी का आगे चाइल्ड है जी का आगे चाइल्ड है पी का आगे चाइल्ड है क्यू। तो ये इस तरह से भी एनी नंबर ऑफ लेवल्स तक जा सकता है, और ये इस तरह से भी एनी नंबर ऑफ लेवल्स तक जा सकता है। ठीक है, अब इसको ये ख्याल आपने करना है कि अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, गलत जो है जगह पे इसको यूज़ करेंगे तो आपके मसले उससे बढ़ जाएंगे। उसकी वजह ये है कि अगर एक तरफ तो आपकी कोड की यूजेबिलिटी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, डुप्लीकेशन कम हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ डिपेंडेंसीज बढ़ रही हैं। आप देखें कि
Q is getting everything that is defined in P, where P is getting everything that is defined in G, G is getting everything that is defined in C, and C is getting everything that is defined in A. तो ये पूरी एक हायरार्की है, और इसके अंदर अगर G के अंदर आपने कुछ चेंज किया और उससे कोई मसला आ गया तो वो G को भी इफेक्ट करेगा, P को भी करेगा और Q को भी करेगा. सो ये डिपेंडेंसी इस तरह से बैकफायर भी कर सकती है. इस वजह से हम इनहेरिटेंस को यूज तो करेंगे, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा जो है आपने बड़े ख्याल से इसको यूज़ करना है, और जनरली हम मल्टीपल लेवल्स और इसको अवॉइड करते हैं. इस चीज़ को भी हम अवॉइड करते हैं कि ये बहुत लॉन्ग चेन्स हम ना बनाएं डिपेंडेंसी इनहेरिटेंस का, और इस चीज़ को भी हम अवॉइड करते हैं कि ऐसी क्लासेस ना हो जो बहुत क्लासेस के चाइल्ड हो, क्योंकि उससे भी हमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. ठीक है, सो वी जनरली ट्राई टू अवॉइड दिस सिचुएशंस. जावा जो है वो आपको ये चीज़ अलाउ ही नहीं करता कि इनहेरिटेंस जो है उसको आप मल्टीपल लेवल्स के ऊपर लेके जाएं. तो इस वजह से जावा जो है उसने पहले से ही सिचुएशन को, या C++ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसको रिकॉग्नाइज करके इस चीज़ को पहले से ही इनहेरिटेंस के प्रोसेस में से इसको निकाल दिया है कि आप मल्टीपल लेवल्स तक नहीं जा सकते ताकि ये मसला आए ही ना. ठीक है जी. यस सर. इनहेरिटेंस ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जावा के अंदर से ये मल्टीपल लेवल ऑफ इनहेरिटेंस जो है इसको ख़त्म कर दिया है. उसकी एक वजह जो C++ में आई वो ये थी कि इसमें एक डायमंड का मसला वो आ गया. हम बाद में डायमंड प्रॉब्लम उसको कहते हैं, बाद में भी उस पर बात कर सकते हैं. अभी आपकी जो है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर जब आप कोड करेंगे खुद तो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, फिर हम ज़्यादा डिटेल में उस पर बात कर सकते हैं. लेकिन अभी अगर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि हमारे पास यहाँ पे एक क्लास है A, उससे इनहेरिट हमने एक क्लास कर ली B, उस A से एक और क्लास इनहेरिट की C, एंड देन वी हैव अनदर क्लास दैट इज D, और D को हमने B और C दोनों का चाइल्ड बना दिया. अब D क्लास जो है इसको सारा कुछ मिलेगा जो B के अंदर है, और B को वो सारा मिल रहा है जो A के अंदर डिफाइंड है. सो A इज गेटिंग इनटू D इनडायरेक्टली थ्रू B एंड थ्रू C आल्सो. सो इससे एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है, और ये आपको ये जो डायमंड प्रॉब्लम है वो इसको के ये जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपके पास A जो है दैट इज रीचिंग D मल्टीपल टाइम्स फॉलोइंग डिफरेंट पाथ्स. ये B के थ्रू भी इसके अंदर आ रहा है क्योंकि जो A के अंदर है वो B का भी हिस्सा है, और फिर जो B के अंदर जो है इंक्लूडिंग A वो D के अंदर आ रहा है. सो A B के थ्रू भी D में आ रहा है, और A जो है वो C के थ्रू भी D में आ रहा है. सो दिस कॉजेज दिस डायमंड प्रॉब्लम. इस वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वी ट्राई टू अवॉइड दैट बिकॉज इट कैन लीड टू सच प्रॉब्लम्स. ठीक है जी. ओके सर. अच्छा, कोडिंग हम इसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी मैं आपको के साथ एक सिनेरियो शेयर करता हूं कि जो आपको इसी चीज़ को जस्टिफाई कर देगा, और ये आपका टास्क भी हो जाएगा कि आपने इसको कोड करना है. छोटी सी एक्टिविटी है. ठीक है. सो लेट्स से आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, एंड दैट प्रोजेक्ट वाज फॉर रेड बुल, और रेड बुल ने आपको ये कहा कि हमारी कंपनी को एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए कि जैसे ही हम डेली बेसिस पे प्रोडक्शन स्टार्ट करें तो वो एक काउंटर चलाए, और जब दिन ख़त्म हो जाए तो हमारे पास वो काउंटर जो है वो ये बताए कि टोटल उस दिन में हमने कितने हमने टिन्स ऑफ रेड बुल जो है वो हमने प्रोड्यूस की. ठीक है. तो इस तरह से उन्होंने आपसे ये सॉफ्टवेयर मांगा है कि आपने एक काउंटर चलाना है, और हर दफ़ा जो है जब एक नया प्रोडक्ट जो है लेट से कोई डिटेक्टर है उससे गुजरेगा तो वो काउंटर जो है वो अपडेट होगा, and by the end of the day it should give you the last value which is basically the total number of tins produced on that day. ठीक है. तो आपने लेट से उनको उसी तरह का एक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया है. ठीक हो गया जी. आपने बेसिकली क्या किया, उसके अंदर एक काउंट का वेरिएबल रखा और एक फंक्शन डिफाइन किया कि जब भी जो डिटेक्टर है, जो स्कैनर है, उससे इनपुट आएगी तो आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है काउंटर को. ठीक है जी. हेलो. यस सर. यस सर. अच्छा, अब आप लोगों को पता होगा कि जो प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर बनते हैं
तो कोडिंग के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो उसकी टेस्टिंग में भी लगता है, और आप बहुत इन डेप्थ उसको टेस्ट करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आप क्लाइंट को सॉफ्टवेयर हैंड ओवर करने से पहले हर चीज़ थोरोली चेक्ड हो कि उसके अंदर कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, तो लेट्स से कि आपने ये सॉफ्टवेयर बनाया, उसको आपने टेस्टिंग टीम को दिया, उन्होंने अपना टाइम लगाया और सारी चीज़ें जो हैं वो 100% वर्किंग फॉर्म में उन्होंने क्लियर कर दी, और आपने अपना सॉफ्टवेयर जो है वो क्लाइंट को हैंड ओवर कर दिया है और वो अपना काम ठीक तरीके से कर रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स अज्यूम अनदर सिनेरियो कि हबीब बैंक wants you to develop a software for their bank to keep count of the number of people in the bank throughout the day. अब जब आपके उस सॉफ्टवेयर की सक्सेस का हबीब बैंक को पता चला, तो उन्होंने आपको एक और रिक्वेस्ट की कि एक और रिक्वेस्ट आपके पास सॉफ्टवेयर की आई कि हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर बनाएं जो हमें ये बताए कि किसी भी टाइम के दौरान करंटली बैंक के अंदर कितने लोग हैं। ठीक है, तो कुछ लोग आएंगे, कुछ जाएंगे, और आप कभी भी किसी भी टाइम ये सॉफ्टवेयर आप अगर उसकी वैल्यू को रिट्रीव करें तो आपको बताए कि मौजूदा वक्त के अंदर बैंक के अंदर इतने कस्टमर्स मौजूद हैं। ठीक है, अब जब आपको ये दूसरा नया प्रोजेक्ट मिल गया तो दो काम आप कर सकते हैं, या तो ये कि आप हबीब बैंक के लिए फ्रॉम द स्क्रैच नया सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगेगा, क्योंकि आप जो है वही काम जो आपने पहले से किए हुए हैं, आपको फील होगा कि देयर इज़ अ रेलेवेंस, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें दोबारा बनानी पड़ेंगी। दोबारा बनाएंगे तो उसमें अंदर मसले भी होंगे, आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, बग्स निकालने होंगे, वो सारा कुछ प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। उसका आसान तरीका क्या है कि आप देखें कि रेड बुल के जो प्रोजेक्ट आपने बनाया उसकी इसके साथ क्या सिमिलैरिटी है और आप किस तरह से उसको रीयूज कर सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो जो बेसिकली सिमिलैरिटी को अगर हम ऑब्जर्व करें, सो इट हैज़ द सॉफ्टवेयर यू ऑलरेडी डेवलप्ड हैज़ अ वेरिएबल दैट काउंट्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। रेड बुल जो है उसके लिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो एक डिटेक्टर के थ्रू नंबर ऑफ रेड बुल टिन्स को काउंट कर रहा था। तो अगर वही डिटेक्टर जो है वो बैंक की गेट के ऊपर लग जाए तो जो भी बंदा एंटर होगा आप उसको उसी तरह से काउंट करेंगे, बस सिर्फ क्या होगा कि रेड बुल की टिन की जगह इंसान हो जाएगा। बाकी जो है कोई आपने सॉफ्टवेयर के अंदर कोई चेंज नहीं करना, और आपके जो इंक्रीमेंटर है जो जब भी नया बंदा आएगा तो वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा। ठीक है, अब दूसरा पार्ट जो है इस सॉफ्टवेयर का कि इट हैज़ नो मैकेनिज्म ऑफ डिक्रीजिंग द काउंट वेरिएबल एज नो सच थिंग इज एक्सपेक्टेड और वाज पार्ट ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। तो जो पुराना हमारा प्रॉब्लम था रेड बुल का, उसमें डिक्रीमेंट का कोई मैकेनिज्म नहीं था, ऑब्वियसली उस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ही नहीं थी डिक्रीमेंट करना। लेकिन यहाँ पे हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए कि जैसे ही बैंक से कोई बंदा बाहर जाए तो एक और डिटेक्टर हो वहाँ पे, वो ये बताए कि एक बंदा निकल गया और हम उसको काउंटर से उसको सब्ट्रैक्ट करें ताकि हमारे पास जो भी काउंट है वो बेसिकली बैंक के अंदर जितने लोग हों उन्हीं को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो इंक्रीमेंट करने का जो मैकेनिज्म है वो सारा हमारे पास इम्प्लीमेंटेड है। हमने सिर्फ दूसरा काम बनाना है कि जिसमें जब बैंक से कोई बंदा बाहर जाए तो उसको हम डिक्रीमेंट करें। तो आप देखें तो देयर इज क्वाइट इनफ रेलेवेंस, और हम अगर उसी कोड को रीयूज कर लें तो हमारे काफ़ी सारा फ़ायदा हमें हो जाएगा। एक तो फ़ायदा ये कि 50% कोड हमें दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा काफ़ी सारा कोड जो है वो रीयूज हो जाएगा, और फिर उस कोड को टेस्टिंग के लिए जितना टाइम लगना था वो सारी एफर्ट भी हमारी बच जाएगी, क्योंकि वो कोड ऑलरेडी टेस्टेड है और हमें पता है कि उसके अंदर इस तरह का कोई बग नहीं है, क्योंकि हमने रेड बुल के लिए उसको टेस्ट कर दिया था। तो उसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ ये नई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे, और हमारी जो डेवलपमेंट की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, so people will keep on entering and exiting the bank throughout the day. Since the software has to keep count of the number of people in the bank at any time, it must have some mechanism of decrementing the count variable each time a person leaves the bank. तो basically हमने जो second जो component है इसी को look after करना है इस project में कि decrement कैसे हमने करना है। ठीक है, so जी ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, the only difference of the new software from the one you have already developed is that adding an additional feature to decrementing the count variable, the rest of the code is going to be reused. It means that if you reuse the existing program, which will constitute 80% of the workload, and you only need to worry about the new 20% addition.
तो इस तरह से हम इस मसले को हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको जस्ट इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, तो हमारे पास यहाँ पे एक क्लास होगी। लेट से, वैसे प्रैक्टिकली तो ये नहीं होगा, लेकिन लेट से कि रेड बुल का जो सारा सॉफ्टवेयर था वो आपने एक क्लास के थ्रू जो है उसको कोड किया, और लेट से हम उसको नाम भी रेड बुल ही दे देते हैं। ठीक है, इस क्लास के अंदर हमारे पास एक काउंट का डेटा मेंबर था। ठीक है, इसको जरा बड़ा कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे प्राइवेट एक काउंट था जिसको जो इंटीजर टाइप का था, और यहाँ पे हमारे पास मेंबर फंक्शन जो है पब्लिक लेट से एक कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे बना दें रेड बुल, और वो क्या करेगा, वो काउंट को 0 से इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर आ गया, और इसके अंदर हमने एक और फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, और उस फंक्शन का जो है वो दूसरा फंक्शन जो है वो इंक्रीमेंट है, और ये इंक्रीमेंट जो है ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, तो ये इसको हम रिटर्न टाइप वॉइड हो गई, इसको कुछ पास करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये क्या करेगा, ये काउंट जो है उसमें +1 कर देगा। तो ये हमारा एक इंक्रीमेंट का फंक्शन होगा। और एक और फंक्शन हम यहाँ पे बनाते हैं जिससे हम देख सकते हैं कि करंटली काउंट की वैल्यू क्या है, तो वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। गेट काउंट जो है वो हमने फंक्शन का नाम रख दिया, और इसको भी कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है, और ये क्या करेगा, रिटर्न काउंट की जो भी अपडेटेड वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये हमारा जो सारा सॉफ्टवेयर था रेड बुल की कंपनी के लिए वो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया इस क्लास के अंदर, और उसका नाम हमने रखा है रेड बुल। अब ये जो हम दूसरा क्लास बनाएंगे जिसको नाम हमने देना है हबीब बैंक, इस क्लास के अंदर ये पूरा मैकेनिज्म जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे ये जो हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं वो सेंसर पहले टेंस को डिटेक्ट करता था और इस फंक्शन को कॉल करता था कि इंक्रीमेंट करें, और अब वो बैंक की गेट पे लगा होगा और आने वाले बंदों को डिटेक्ट करेगा। तो सेंसर के साथ हमारा काम नहीं है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है इंक्रीमेंट का वो एग्जैक्टली उसी तरह से काम करेगा। एक नया 10 बने या एक नया बंदा दाखिल हो, वो सेंसर के लेवल पर डिफरेंट है। हमने दोनों केसेस में इंक्रीमेंट करना है, तो ये फंक्शनलिटी उसी तरह से काम करेगी, उसको हमने मॉडिफाई नहीं करना। तो ये सारा पार्ट उसी तरह से यूज होगा। यहाँ पे हमने काउंट को भी डिफाइन नहीं करना, हमने ये सारा जो है ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। हमने सिर्फ यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। ये गेट काउंट की भी जरूरत नहीं, जब भी हमने चेक करना हो हम यही फंक्शन यूज कर सकते हैं क्योंकि एग्जैक्टली वही काम कर रहा है। इंक्रीमेंट में भी हम ये कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक और फंक्शन यूज करेंगे, बनाएंगे void डिक्रीमेंट, और इसको कुछ पास करने की जरूरत इसको नहीं है। हम इसके अंदर क्या करेंगे, काउंट माइनस इक्वल टू 1 डिक्रीमेंट के लिए हम इसमें से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, और जो है फॉर द सेक ऑफ टू बी ऑन द सेफ साइड हम कुछ थोड़े से कंडीशंस भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेट से हमें पता है कि बैंक के अंदर 100 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि इफ़ काउंट इज़ इक्वल टू 100, तो क्या करो जो है बैंक के अंदर जो है और लोगों को ना आने दो। और ये अगर हमने ये फंक्शनलिटी इसके अंदर डालनी है तो फिर इस फंक्शन को हमें यहाँ पे रीडिफाइन करना पड़ेगा। अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है कि क्योंकि रेड बुल के ऊपर ये कॉन्स्टेंट नहीं थी, वो दिन में कितने भी कैन जो है वो बना सकता है, लेकिन बैंक के अंदर आप 100 या 1000 या जो भी वैल्यू आप रख सकते हैं कि इससे ज़्यादा जो है इंक्रीमेंट की वैल्यू, अगर काउंट की वैल्यू जो है वो 100 है तो फिर और किसी को अंदर ना आने दें। तो इफ़ यू नीड दिस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी, तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ इस फंक्शन को दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है कि कितने भी लोग अंदर आ सकते हैं, तो फिर आपको एग्जैक्टली इसी क्लास को रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, और डिक्रीमेंट की फंक्शनलिटी इसके अंदर थी नहीं, तो वो हमने अलग से डिफाइन कर दी है। और यहाँ पे हम डिक्रीमेंट के लिए भी कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ काउंट इज इक्वल टू 0, तो और डिक्रीमेंट ना करें, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड कि कहीं पे वैल्यू जो है वो नेगेटिव में ना चली जाए, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल इन बैंक जो है वो
नेगेटिव में नहीं हो सकती। सो टू अवॉइड गेटिंग इनटू दोज प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे इस तरह के कंडीशंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, एंड वी आर गुड टू गो, और हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो सही काम करेगा। अब हमने क्या किया, ये इतना पार्ट सिर्फ इम्प्लीमेंट किया। अब हम हबीब बैंक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको हमने HP नाम दे दिया। ठीक है, अब HP के अंदर क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है HP का, इसके अंदर जो है एक ही हमारा डेटा मेंबर है, एंड दैट डेटा मेंबर इज काउंट। और काउंट के अंदर जब हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके अंदर वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि कंस्ट्रक्टर में हम उसको 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लिखें HB डॉट इंक्रीमेंट, बैंक के अंदर एक नया बंदा आ गया, HB डॉट इंक्रीमेंट करेंगे, उससे क्या होगा, ये वैल्यू जो है ये अपडेट होके ये 1 हो जाएगी। HB डॉट इंक्रीमेंट दोबारा कॉल कर दिया, क्या होगा, यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये 1 से चेंज होके ये 2 हो जाएगी। अब आप देखें कि ये इंक्रीमेंट का फंक्शन हमने यहाँ पे HB के अंदर, हबीब बैंक के अंदर नहीं डिफाइन किया, लेकिन जस्ट बिकॉज वी मेड इट अ चाइल्ड ऑफ द अदर क्लास, ये सारा जो है ये इसको एक्सेसिबल है, और ये इंक्रीमेंट का फंक्शन जो है हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट पे ये वाला फंक्शन कॉल कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ चाइल्ड। ठीक है, अगर हमने देखना है कि करंटली इसकी वैल्यू क्या है, तो HB डॉट गेट काउंट, और ये क्या करेगा, हमें काउंट की वैल्यू जो है वो प्रिंट करके दे देगा कि करंटली द वैल्यू इज 2। अगर हमने कोई बंदा बाहर जा रहा है तो हम ये वाला फंक्शन कॉल कर देंगे विच वुड बी HB डॉट डिक्रीमेंट, और उससे क्या होगा, ये वैल्यू जो है ये 2 की जगह फिर 1 हो जाएगी। और अब अगर हम करें HB डॉट गेट काउंट, तो अब ये हमें प्रिंट करके देगा 1। ठीक है, तो इस तरह से इनहेरिटेंस का एक प्रैक्टिकल सिनेरियो के अंदर हमें फायदा इस तरह से होगा। ठीक है जी। यस सर। अच्छा, फर्दर ऑन दिस Yes, टॉपिक sir. वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस भी करेंगे, और उसमें जो है इसकी कोड जो है वो भी हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। ठीक है, देयर आर सम मोर टॉपिक्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन इनहेरिटेंस। जब इनहेरिटेंस होगी तो हम उन टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते हैं। सो वो हम पहले जो बेसिक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है इसको आपने इन थ्योरी समझ लिया है, नेक्स्ट क्लास में हम उसकी कोड भी कर लेंगे। तो वंस यू अंडरस्टैंड दैट, उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो दूसरे टॉपिक्स हैं उसकी तरफ आएंगे, और सरताज इसकी अटेंडेंस मुझे ईमेल कर दें। ठीक है जी, Okay, sir. ओके, थैंक यू।